हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और इस क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को। जी हाँ स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आज के हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। अमलगमेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड इसके कंसेप्चुअल वीडियोस, इसके परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और साथ ही इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारी बातें मैंने अपने पिछले वीडियोस में समझाई है। डियर स्टूडेंट्स, आप पहले उन सभी वीडियोस को गो थ्रू करें, उसके बाद इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझें। तो देखिए, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेंगे बट नेचर ऑफ मर्जर का। हमने आपसे बात की थी कि अमलगमेशन दो तरह का होता है, नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज। तो आज हम नेचर ऑफ मर्जर से रिलेटेड सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। तो देखिए, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, जो मैं हमेशा पॉइंट आउट करती हूँ कि कंसेप्ट पर जरूर बात करें, कंसेप्ट को जरूर समझें। देखिए, हम ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज की बात कर रहे हैं। जब अमलगमेशन हो गया मर्जर के तरह का, तो वहां पर ये बात पहले समझ लीजिए, क्योंकि हम ट्रांसफरर कंपनी है, दैट मीन्स ये ओल्ड कंपनी है, यानी ये सेलर कंपनी है जिसने अपनी कंपनी को बेचा है। और ट्रांसफरी कंपनी ये एक न्यू कंपनी है या एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसने परचेज किया है। ओके गाइज, नाउ अब ये मर्जर का कंसेप्ट क्या है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मर्जर तभी होगा जब सारी एसेट्स परचेजर कंपनी द्वारा ले ली जाए, सारी लाइबिलिटीज भी परचेजर कंपनी द्वारा ले ली जाए, और जब परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाए तो परचेज कंसिडरेशन जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स में होगा, जो कि शेयर कैपिटल के तौर पर दिया जाएगा, कैश के तौर पर नहीं, डिबेंचर्स के तौर पर नहीं। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में सारे शेयर होल्डर्स भी, 90% शेयर होल्डर्स भी परचेजर कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। सो गाइज, ये सारी कंडीशंस यदि हम पूरी करते हैं तो वो नेचर ऑफ मर्जर है। और इस नेचर ऑफ मर्जर के अकॉर्डिंग, यानी इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखें, सारी एसेट्स ली जाएंगी, सारी लाइबिलिटीज ली जाएंगी एट बुक वैल्यू, एंड 90% शेयर होल्डर्स भी परचेजर कंपनी यानी नई कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे। एक बात और आपको ध्यान में रखती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय, वो ये कि ये जो ट्रांसफरर कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, ये लिक्विडेशन में जाएगी। ऑफ कोर्स गाइस, क्योंकि एक कंपनी जो कि मर्ज हो रही है, तो ये कंपनी जो पुरानी कंपनी है वो लिक्विडेशन में जाएगी, समापन की ओर जाएगी, और नई कंपनी में सारे एडजस्टमेंट्स होंगे। तो गाइस, चलते हैं किस तरह से हमें काम करना है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी ओल्ड कंपनी की जर्नल एंट्रीज को हम देख रहे हैं। कैसे काम होगा देखिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ओल्ड कंपनी को समापन में जाना है, लिक्विडेशन में जाना है, तो देखिए इन्हें लिक्विड कीजिए, यानी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्लोज करना है, खत्म करना है, जो कि उसकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है। तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे और ये अकाउंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। देखो कैसे, टू क्लोज ऑल द एसेट्स, यानी यहाँ पर हम सारी एसेट्स जो कि डेबिट बैलेंस एग्जिस्ट करती है उन्हें क्लोज करना है। तो सिंपल सी जर्नल एंट्री गाइस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल सन्ड्री एसेट्स। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जर्नल एंट्रीज को लर्न करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट को समझिए, आपको सारी जर्नल एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। इसी तरह से यदि सारी लाइबिलिटीज को क्लोज करना है, तो लाइबिलिटीज जो कि क्रेडिट बैलेंस पर एग्जिस्ट करती है, क्लोज करना है या ट्रांसफर करना है, तो हमें सारी लाइबिलिटीज को डेबिट करना होगा। ओके, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस गाइस, ये रियलाइजेशन अकाउंट, हम एक ऐसा अकाउंट खोल रहे हैं जो कि नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें हम सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे उसके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। नाउ अब
परचेज कंसिडरेशन की बात आएगी। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हमने क्लोज कर दिया है। लाइबिलिटीज का मतलब अच्छे तरह से हम जानते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस एंड सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्लोज कर दिया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करते हैं। देखिए, यदि ड्यू की एंट्री करनी है तो परचेज कंसिडरेशन के लिए आपको परचेजिंग कंपनी को डेबिट करना होगा, क्योंकि यहाँ से हमें पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। लेकिन ये रियलाइजेशन अकाउंट के साथ देखिएगा, यहाँ पर जब हम परचेज कंसिडरेशन को रिसिप्ट करते हैं तो देखिए किस तरह से काम होता है। हम यहाँ पर इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी या कैश, जो फ्रैक्शन में मैंने आपको पहले भी बात की थी कि कैश केवल फ्रैक्शन में दिया जाएगा। यदि शेयर्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होते वक्त कोई टुकड़ा शामिल होता है, जैसे 3.7 शेयर्स, तो इस 0.7 शेयर्स के लिए कैश दिया जाएगा, अदरवाइज पेमेंट शेयर्स में ही किए जाते हैं। तो इक्विटी शेयर ऑफ परचेज कंपनी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेज कंपनी, कैश इफ फ्रैक्शन हो तो टू परचेजिंग कंपनी। तो गाइज यहाँ पर परचेजिंग कंपनी और परचेजिंग कंपनी आपस में कैंसिल हो जाती है। तो फाइनली जो हमारी एंट्री बनती है वो इक्विटी शेयर ऑफ परचेज कंपनी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेज कंपनी, कैश टू रियलाइजेशन की एंट्री हमारी फाइनली बनेगी परचेज कंसिडरेशन रिसिप्ट होने तक की। नाउ आगे बात करते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल बाकी है हमारी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्लोज करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए हम सिंपल सी, यदि हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो कि क्रेडिट बैलेंस रखते हैं, उन्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमें डेबिट करना होगा। और हम किस में ट्रांसफर करेंगे? तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी जो हमें यहाँ मिले हैं वो देकर इसे खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी फिलहाल हम यहाँ पर इन्हें इक्विटी शेयर्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट बाकी है। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलने वाला है। इसलिए फिलहाल हमने इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है ओल्ड कंपनी के, ट्रांसफरर कंपनी के, सेलर कंपनी के, उसे हमने फिलहाल इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया है। अब देखिए, अब रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। यदि रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने पर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और यदि क्रेडिट बैलेंस है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाकर देखना होगा एक बार कि हमारे पास क्या बैलेंस बच रहा है तो इसे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। नाउ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए हम इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और क्या पेमेंट कर रहे हैं हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को? टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी। और यदि किसी तरह का कोई फ्रैक्शन रहा है और ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जा रहा है उस फ्रैक्शन के लिए, तो टू बैंक कर दिया जाएगा। तो गाइज, ये सारी जर्नल एंट्रीज हमने देखी, जो कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि बुक वैल्यू पर ही एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो रही है। हमें केवल सारे अकाउंट्स जो कि ओल्ड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें क्लोज करना है और परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करवाकर रिसिप्ट करके फाइनली हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को इस परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर भी देंगे। नाउ देखते हैं कि ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट्स में क्या होता है। ट्रांसफरी कंपनी, इट मीन्स द न्यू कंपनी। ये न्यू कंपनी पुरानी कंपनी को ले रही है, साथ ही में परचेज कंसिडरेशन का भी पेमेंट कर रही है। क्योंकि नेचर ऑफ मर्जर है तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिया जाएगा। तो बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री, सारी एसेट्स आ रही है तो एसेट्स को बढ़ा दो, डेबिट बैलेंस एसेट्स का बढ़ा दो, सन्ड्री एसेट्स जो भी एसेट्स वेंडर कंपनी से या पुरानी कंपनी से मिली है टू
जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ हैं, उन सभी लाइबिलिटीज़ को और क्रेडिट कर दें ताकि ये हमारे न्यू कंपनी यानी जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगी टू लाइबिलिटीज़। नाउ अब हमें वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना होगा। तो वेंडर कंपनी को सारी परचेज कंसिडरेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो पेमेंट करना होगा, तो ये पेमेंट यहाँ से कर दिया जाएगा। तो गाइस इस तरह से ये अकाउंट बराबर मैच हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दूँ, अभी हम एक प्रश्न भी करेंगे, उस क्वेश्चन में हम आपको और क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट होता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का ही होता है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसे है, सारी एसेट्स ले ली गई, सारी लाइबिलिटीज ले ली गई है, तो रिमेनिंग जो बचता है वो शेयर कैपिटल का पोर्शन ही बचता है और वो ही परचेजिंग कंपनी ले लेती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ इस एंट्री में कोई बैलेंसिंग फिगर बचना ही नहीं है। तो चलते हैं हम यहाँ पर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे होगा। वेंडर अकाउंट या हम कहेंगे जो हमारी सेलिंग कंपनी है वो डेबिट की जाएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल में पेमेंट किया हो, यदि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पेमेंट किया हो, यदि किसी तरह का सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर लिया गया हो, या फिर किसी फ्रैक्शन के हिसाब से कैश का पेमेंट किया गया हो, तो यहाँ पर वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू कैश, जो भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। तो चलते हैं गाइज एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने जो बात की है वो है एक्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर, वह एक मैन्युफैक्चरर है और उसे बेनिफिट चाहिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। तो एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया अमलगमेशन का, जो कि वाई लिमिटेड के साथ है, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2021। एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट यहाँ प्रोवाइडेड है 31 मार्च 2021 का, और बैलेंस शीट क्या कहती है हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की बात करें तो शेयर होल्डर फंड में एक्स लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर हैं वो कि 10 रुपए के हैं, रिजर्व एंड सरप्लस है जो कि 20,000 है, नॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ नहीं बता रही, और करंट लाइबिलिटीज 2 लाख रुपए है। नाउ बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड 5,20,000 की टोटल के साथ, इसी तरह से एसेट साइड में फिक्स एसेट बताए हैं 2,50,000 एंड करंट एसेट बताए हैं 2,70,000 पर। अदर इंफॉर्मेशन देखें तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर ली गई है। इट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ मर्जर। फाइन। पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज इन इक्विटी शेयर में पेमेंट किया जाएगा वाई लिमिटेड के। तो गाइज यहाँ पर जो कंडीशंस दी हुई है उनसे हमें साफ पता चल रहा है ये मर्जर टाइप का अमलगमेशन है। तो इस अमलगमेशन पे किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाएगी, सबसे पहले जो हमारा काम करना है वो है हमें एक वर्किंग नोट बनाना है, जो कि होगा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो देखिए परचेज कंसिडरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो हम पेमेंट मेथड यूज ले सकते हैं या नेट एसेट मेथड यूज ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन पेमेंट मेथड की तो नहीं है, तो हम नेट एसेट मेथड पर काम करते हैं। और नेट एसेट मेथड का फॉर्मूला हमारा जो भी होता है वो है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जो भी लाइबिलिटीज हैं हमने माइनस करना है। तो देखिए 5,20,000 में से ये लाइबिलिटीज जो कि 2,20,000 हो रही है मैं माइनस करती हूँ, तो मेरे पास जो परचेज कंसिडरेशन बचता है वो 3 लाख का ही बचता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था क्योंकि टाइप ऑफ मर्जर है। सारी संपत्तियां और दायित्व ले लिए हैं, तो अब पीछे बचा हमारा शेयर कैपिटल का पोर्शन ही परचेज कंसिडरेशन होगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने रख भी देती हूँ परचेज कंसिडरेशन 3 लाख रुपीस, और जिसका पेमेंट किया जाएगा 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, जैसा कि यहाँ पर दिया भी है। तो गाइज परचेज कंसिडरेशन जब हमारा क्लियर हो चुका है तो हम बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्रीज पर हम चलते हैं, और जर्नल एंट्रीज के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जब भी जर्नल एंट्रीज करें उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करें, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट के साथ। नाउ गाइज यदि अब हम यहाँ बात करते हैं
तो सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री दीजिए। हम सारे एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ। आपके पास क्वेश्चन भी साथ में रहेगा, इसलिए मैं यहीं पर काम कर रही हूँ। हमारे एसेट अकाउंट को क्लोज कीजिए, और एसेट अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमारी एसेट्स हैं फिक्स एसेट और करंट एसेट, और बात करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट टू करंट एसेट। अमाउंट यहां पर डाल दीजिए 5,20,000 से, और जो हमारा फिक्स एसेट का अमाउंट है 2,50,000 एंड 2,70,000। ओके गाइस, नाउ सेकंड एंट्री हम करेंगे सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए। तो सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए तो देखते हैं हमारी लाइबिलिटीज कितनी है। देखिए हमारा रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 बता रहा है और करंट लाइबिलिटीज 2 लाख बता रहा है। तो यहाँ पर हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज 2 लाख के साथ और रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 के साथ टू रियलाइजेशन अकाउंट। $2,20,000। ओके गाइस, नाउ अब हमारे पास यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है नहीं, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर नहीं जाना है, डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे परचेज कंसिडरेशन को हम ड्यू कर लेते हैं और पेमेंट भी करवा देते हैं। तो देखिए परचेज कंसिडरेशन हमारा 3 लाख है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए ड्यू करते हैं एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, बिकॉज परचेजिंग कंपनी हमारी वाई लिमिटेड है। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिलहाल हमने परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर दिया है 3 लाख रुपए से। नाउ अब हमें इस परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करवाना है। तो ये परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट हो रहा है, ये पेमेंट हमारे पास हो रहा है इक्विटी शेयर्स में। इक्विटी शेयर of Y Limited to Y Limited। गाइस 3 लाख रुपए हमारे यहाँ परचेज कंसिडरेशन के इक्विटी शेयर कैपिटल में पेमेंट हो चुके हैं। नाउ अब बारी रह गई है केवल और केवल इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को सबसे पहले हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करना होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि है हमारा 3 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करें। इक्विटी शेयर होल्डर्स 3 लाख। और देखिए क्या हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में किसी तरह का बैलेंस है। तो यहाँ पर देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर डेबिट 5,20,000, क्रेडिट हो रहा है 2,20,000, फिर यहाँ क्रेडिट हो रहा है 3 लाख का। तो देखिए यहाँ लगभग सब बराबर हो ही गया है। क्रेडिट 2,20,000 प्लस 3 लाख 5,20,000, यानी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में कोई बैलेंस है ही नहीं। बैलेंस होता तो हम उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांसफर भी करते, लेकिन फिलहाल कोई बैलेंस है नहीं। तो अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करवाना होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और किस में पेमेंट करवाया जा रहा है, टू इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। 3 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया, और ये पेमेंट किया जा रहा है 30,000 इक्विटी शेयर में, जो कि 10 रुपए के वाई लिमिटेड के शेयर्स हैं। नाउ इस तरह से गाइस कंप्लीट जर्नल एंट्रीज हमारी होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, ट्राई टू कॉन्संट्रेट। और गाइस एक बात और आपके सामने, मैं जैसा कि देख रही हूँ कि मेरे 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और इस वीडियो को पसंद करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।